आपका क्वेश्चन था कि किस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। देखिए, बुक मेरी लाइफ की जर्नी है। बुक एक मैसेज भी है। जो बुक है दैट इज बीइंग co-authored by me and my son who has seen me from different stages of the life to this place। तो बुक का जो नरेशन है वो बेसिकली बुक का नाम भी अगर आप देखेंगे तो मॉन्क विद अ मार्क। डेस्पाइट आई ओन ए मार्क, बट आई डोंट फील कि आई एम अ वेल्दी पर्सन। आई डोंट एग्जिबिट कि आई एम अ वेल्दी पर्सन। फ्रॉम इनसाइड आई एम अ मॉन्क। व्हेन आई से मॉन्क मीन्स अगर मर्सिडीज है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गाड़ी मर्सिडीज नहीं भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इफ आई कैन अफोर्ड इट, इट इज गुड, बट वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपैशन, फीलिंग टू हेल्प अदर्स, फीलिंग टू एंश्योर दैट वट एवर कर्म यू डू, कर्म, काम नहीं, कर्म, they should be aligned to take you toward the path of the spiritual moksha, nirvana. Don't take another birth, that feeling। तो उसमें जो ये वाला पार्ट है, ये लोगों को एक दिशा देने के लिए कि आप किसी भी पोजीशन पहुंच जाएं, किसी भी चीज को आप दिल से मत लगाएं। पैसे आज है कल नहीं है, सिर पर मत चढ़ने दें। है तो अच्छा, नहीं है तो भी आपको जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा या तो कुड़ के कोस के जी लो, या फिर ठीक है भगवान जैसा रखना चाहो वैसे उस दशा में रख लो, मैं आपको फुली समर्पित हूँ। दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो ठीक। आज खाने के लिए है तो ठीक। दूसरा बच्चा कोई अगर रास्ते में मांग रहा है, यदि वो सही चीज़ के लिए मांग रहा है तो देने में हिचकिचाए ना, इतना दे। मेरा हमेशा से एक ही चीज़ होती है कि भगवान कभी किसी के सामने हाथ ना फैले, देने के लिए हो, हाथ उठे। तो ये वाली एक फीलिंग हो कि ये चीज़ करने के तो वो दर्शाने के लिए है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि उस चीज़ को यूज़ करके मैंने अपने कर्म को सुधारा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वो उपाय करके अपने को सुधारा। उपाय तो एक मीडियम है। उपाय यदि आप स्पिरिचुअल अलाइन नहीं होते हैं तो ये एक तरीके का डेफरमेंट ऑफ योर कर्माज है। आप आज नहीं सफर करोगे, कल सफर करोगे। जितने भी आपके लाल किताब उपाय हैं, ये सब चीजें हैं, ये केवल दवाई है, आपके रोग का निदान नहीं है। रोग का निदान क्या है कि आप जिस वजह से वो रोग आया है उसको समूलन नष्ट कर दो। वो किससे हो सकता है? आपके अलाइनमेंट से, आपके चक्रास के बैलेंसिंग से, आपका थॉट प्रोसेस के बैलेंसिंग से, आपको हेल्प, दूसरे की नीडी को हेल्प करने के, और आपके अंदर जो कंपैशन है उसको बढ़ाने से। जितने ये तंत्र मंत्र हैं आपको पॉजिटिव रखने के लिए हैं, तंत्र नहीं मंत्र। जितने भी आपके वास्तु के उपाय हैं आपको एनर्जी बैलेंसिंग का है, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी जो एनवायरनमेंट में है वो आपको इम्पैक्ट ना कर सके, आपके थॉट प्रोसेस, आपका जो माइंड सेट है वो डेफर ना हो सके। आपके रुद्राक्ष की माला, आपके जो जितने भी ज्वेल्स हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, आपके आसपास एग्जिस्ट करती है, जो ऑराज हैं, लोगों के नेगेटिव ऑराज हैं, आपको इम्पैक्ट करते हैं, वो आपको इम्पैक्ट ना कर पाए। आप अपने आप को मजबूत रखो, डर रखो, ताकि आप एक जो पाथ है उससे डाइग्रेस या डाइवर्ट ना हो सके और आप सत्य गति के मार्ग की तरफ चलते रहे। तो स्पिरिचुअल वाला पार्ट और आपका जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट ये है। पैशन, यस आई हैव टू वे। मैं यहाँ जन्म लिया है ह्यूमन का, तो मेरा कर्म है काम करना। आई बिलीव कि मुझे, मेरा एक पैशन है कि मुझे अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम यूनिकॉर्न में लेके जाना है। दैट इज माई पैशन एंड वही मेरा एक मोटिवेशन है। बाकी सब एनेबलर्स हैं। परिवार, घर परिवार, माता पिता, वाइफ, बच्चे, भाई बहन, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, प्यार है, प्रेम है, वो एक सेपरेट एंगल है। बट बिजनेस, because I am responsible for my stakeholder, they have invested into me, they have kept a belief into me, so that is my moral and social, दोनों तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट द सेम टाइम जो मैं बाकी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, दैट इज ओनली एनेबलर कि मुझे सत्य और सही पाथ पे मोटिवेट करने के लिए चलते रहें। और मैंने जो लाइफ के हार्ड लर्निंग्स लिए हैं, यदि वो
लोग नए जनरेशन एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को सीख सकें और अपने साथ में जर्नी के साथ में उस चीज़ को एंगल को ऐड कर ले, तो हो सकता है कि वहाँ पे जिनको जो सफरिंग है, बिकॉज हज़ारों में से कोई एक सक्सेसफुल होता है, बाकी नॉर्मल या फिर फेलियर आते हैं, तो उसको पाथ को यदि करते हुए फॉलो करते हुए यदि वो एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सके तो दैट विल बी द वे फॉरवर्ड। तो आप ये कह रहे हो कि जो चारों चीज़ें आप कर रहे हो उसमें से सबसे ज़्यादा पैशनेट एंड द थिंग दैट यू एंजॉय इज योर बिजनेस। यस। ओके, ग्रेट। अभी आप ये भी बोल रहे थे कि दैट यू नो इफ द यंग एंटरप्रेन्योर्स कैन फॉलो सम ऑफ योर गाइडलाइंस और टिप्स देन दे कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो व्हाट आर दोज गाइडलाइंस एंड टिप्स दैट यू टॉकिंग अबाउट? वो गाइडलाइंस सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना, नॉट समथिंग कि मैं किसी को चीट करके या मैं सब करके सक्सेसफुल बिजनेस बन जाऊंगा। बहुत शॉर्ट टर्म्स होते हैं, क्योंकि जो हमें आज दिखता है वो जरूरी नहीं है सत्य हो। सत्य जो है वो हो सकता है कि हम ना परसीव कर पाए, ना देख पाए, वो हमें एक टाइम के बाद पता चले जिस समय उस चीज़ की नियति है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अपने को बिजनेस के साथ साथ स्पिरिचुअली अलाइन और एलिवेट करें। जिस दिन आपने ये करना शुरू किया, जितने भी ये पहनने की चीज़ें हैं, लोग कहेंगे ये आपने पहने हुए हैं, ये आडंबर है, ढोंग है, आप उसको साइंटिफिकली ये समझ के चलें कि ये आर अनेबलर्स, दे आर मेकिंग योर माइंड टू फोकस, not to digress, not to divert from your main goal. They are not making me billionaire. They are only giving me a positive energy, which is making me to keep myself aligned towards that journey, which is taking towards the $1 billion path. अगर वो चीज़ इस चीज़ के लिए करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और कैसे हेल्प कर रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो नए जनरेशन के एंटरप्रेन्योर से जस्ट डोंट गो what is written in Bible or books or any sorry I am taking that word, using that word, but that is a general speaking word, कि वो फॉलो नहीं करना है लीग वाला पार्ट। आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करें, चीज़ें देने वाले अपने यहाँ पे जब आपका वो वाला माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मुझे समथिंग डिफरेंट और सोसाइटी के लिए करना है, तो मेरे ख्याल से जो देने वाला है विच इज ही ऑल्सो गिव्स यू some kind of energy, different energy, कि जिससे वो जो रास्ते हैं वो सुगम हो जाते हैं उस बात पे जाने के लिए। नहीं, तो आप जो बोल रहे हैं, जो आपका एक टिप जो आप दे रहे हो टू ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स टू बी स्पिरिचुअली अलाइंड, और दूसरा चीज कि देने की भावना ज़्यादा रखें लेने की बजाय। नहीं सर, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि दैट यू नो व्हेन यू सेइंग स्पिरिचुअली अलाइंड, what exactly do you mean by that, और वो कैसे करना चाहिए उनको? सबसे पहला तो फियर ऑफ इट, सबसे पहले अपने अंदर एक फियर इनकलकेट करो कि जो मैं ये नहीं करना जो मैंने इस जन्म में किया, अगला जन्म किसने देखा। इस फीलिंग से बाहर निकलो पहले तो। सबसे पहले ये है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर विच इज ड्राइविंग दिस वर्ल्ड, यू हैव बीन चूजन बाय गॉड ऑन ए स्पेशल टास्क, स्पेशल मिशन, which is not done by everyone and anyone. It means if you have taken that path of entrepreneurship, you are little blessed, you are different, you are meant for giving, not for taking, because entrepreneur की शुरू की जो जर्नी है that is for giving, not for taking. जिंदगी की अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो आप 10 साल मान लीजिए, आप अनलेस एंड लकी वन, बहुत ही लकी हो जाए कि आपके अंदर आना भी शुरू हो जाए, जब तक आप ये मान लीजिए कि आपने देना है। अब वो देना किस फॉर्म में है, नॉट जुआ, शराब, सिगरेट, दारू और नथिंग। यू आर पेइंग द सैलरीज, यू आर मेकिंग, यू आर अनेबलिंग द हाउसेज ऑफ योर एम्प्लॉयज हु आर डिपेंडेंट ऑन टू यू। तो आप जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं वो आप किसी के जीवन में उजाला लाने के लिए कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप उनके आजीविका के सोर्स बन के आप उनको अनेबल कर रहे हैं। जिस दिन ये वाली फीलिंग आएगी, नॉट कि बॉस मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो ये मेरा नौकर है, आप एक रिश्ते में आए बिकॉज आपने देना था, उसने लेना था, ये भी एक डेस्टिनी है। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे कि जो आपसे जुड़ते जाते हैं उनका आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप रहा है, जिन ऋणों को, हालांकि ऋण तो केवल माता पिता, भाई बहन और फैमिली और इसके माने जाते हैं, बट जब आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वाली साइड पे आ जाते हैं, एज ए एम्प्लॉय हटके, तो आप एक ऋण से मुक्त होते जाते हैं। तो जिस दिन आप वाली फीलिंग से आप करना शुरू करेंगे कि मैं जो ये कर रहा हूँ
इसमें 10 साल डेडिकेटेडली, और जो हो रहा है वो समय के साथ में बह रहा हूँ, साथ में अपने आप को भगवान के साथ में समर्पित कर दें। भगवान जो आप सद्बुद्धि देते जा रहे हो, मैं उस बुद्धि विवेक के साथ में काम को कर रहा हूँ। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, नेगेटिव साइड पे नहीं चलना, टेंशन के लिए लेते हुए कि बोलते हुए कि जी मुझे तो टेंशन है इसलिए मैं दारू पीना शुरू कर दूंगा, डिसीजन मेरे सही होने शुरू हुए या गलत होने शुरू हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि दारू पीना बुरी बात है, बट दारू पीने के बाद जो आप हुड़दंग मचा रहे हैं और जो आप नेगेटिव प्रमास कर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। आप घर जाके वाइफ से झगड़ रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ को गाली दे रहे हैं, रास्ते में किसी से फिर जा रहे हैं, वो चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को स्पिरिचुअल लैंड करने का मतलब है कि जब आपके अंदर एक फियर इनकलकेट हो गया गॉड का कि बस अगर मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मुझे इसका फल अगले जन्म की बजाय इस जन्म में भी मिल सकता है, तो उस चीज़ पे पाथ को फॉलो करना जरूरी है। जिस दिन आप ये पाथ फॉलो करना शुरू करते हैं, चीज़ें ही हेल्प्स एंड ही रियली हेल्प्स। जिस दिन आप अपने आप को उसकी भक्ति में कर्महीन होके नहीं, कर्महीन होके नहीं, कर्म करते हुए, क्योंकि जो आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो तो आपने करने ही करने हैं। आप अपने आप को साधु या सन्यासी की कैटेगरी में लेके और अपने भगवा वस्त्र पहन के आपको पहाड़ों पे नहीं जाना है। आप बिजनेस के लिए बने, आपने वो कर्म करने हैं, बट सेम टाइम आपके जो अंदर का जो मन है, आत्मा है और जो दिमाग है, उसके ऊपर ये भगवा कलर पहन के अपने आप को ये मान लो कि मैं साधु की तरह से हूँ, ये मेरे लिए पाथ है, मुझे ये पाथ पे चलना है, लेकिन डाइग्रेस नहीं होना। बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, राहु भी अपना प्रभाव डालेगा, केतु भी डालेगा, शनि भी डालेगा, सूर्य भी डालेगा। उस पाथ पे चलते हुए जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाए तो सिर पे नहीं चढ़ने देना। जिस दिन आपको ये क्या कहते हैं सक्सेस ना मिले और आपको रास्ते में बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, उस दिन गाली तीसरी पार्टी को नहीं देना, अपने परिवार को नहीं देना या इसने मुझे इस पाथ पे दे दिया। जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार हो रहा है। जो आप गेन करोगे अपने लिए करोगे, नेम आएगा आपके लिए आएगा, आपका परिवार, आपके एम्प्लॉयज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक फीलिंग नई जनरेशन में आनी चाहिए। दे हैव टू बी पैशनेट, दे हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट देयर एम्प्लॉयज, देयर फैमिलीज। एंड प्रोग्रेस है तो सक्सेस है तो उसके सक्सेस के पीछे की कहानी भी है, वो वही झेल सकता है, वही जान सकता है जिसने झेला हो। आप डायस के पीछे खड़े हुए इंसान को केवल उतने समय तक सुन के केवल मोटिवेट हो सकते हैं, बट रियल लाइफ सिचुएशंस में उसने क्या देखा क्या नहीं देखा वो वही जान सकता है, वही बता सकता है जिसने वो पेन और या गेन झेला हो। So recently you become an author and you're publishing a book called A Monk with a Merc. तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो नाम आपने रखा है, ये इसकी इंस्पिरेशन या क्या स्टोरी है इसके पीछे? ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। Despite I can afford a mug today, I own a mug today, but inside is monk, and I proud to be called as a monk. I don't hesitate in wearing coat, pant. I don't hesitate wearing a saffron color chadar also. I don't hesitate going to the podium with that chadar. लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लोगों का काम है कहना, फर्क नहीं पड़ता। आप उठ गए तो उसने वो करने के बाद अपने आप को एलिवेट कर लिया, दीज विल पीपल से। यदि आप नहीं उठ पाए, यदि आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है, लोग कहेंगे ये तो जो है एग्जिबिट करता था, नौटंकी करता था। लोगों का काम है नहीं सुनना, आपको क्या अच्छा लगता है, एंड समय के साथ परिस्थितियों के साथ आपको ढालना जरूरी है। तो बुक का पर्पस ये है कि जो जिंदगी के 50 साल, नाउ आई एम इनटू 50, जो देखे हैं और अगले 5 साल में जो करना है उसके ऊपर आधारित है। मेरा बेटा और मैंने दोनों को को-ऑथर किया है। उसमें 2 एस्पेक्ट मेजर हैं। वन इज बिजनेस जर्नी के साथ साथ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट and a message to the budding entrepreneurs and even to the successful businessmen also. They may be successful. They are not successful because they had a mind and they were very, very smart. No. They did something good and उनके साइड में उनका लक फैक्टर भी आया, उनका कर्म एफर्ट के साथ साथ उनको सक्सेस स्टोरी बन गई and they are into limelight. Second चीज, a father teaching to the son and growing step by step to him towards the step of the success. So you're talking about the learnings that the readers will get out of this book. Yeah, and second thing is पिता और बेटे की स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ रिलेशनशिप और उसकी ग्रूमिंग, ताकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ
वो एक अच्छा इंसान, एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, मदर फादर के अलावा बाकी वर्ड के लिए भी गिवर, वो बनने की जो जर्नी है उसको कैसे अलाइन किया गया और कैसे अलाइन करके उसको डिफरेंट लर्निंग्स लाइफ में बताई गई कि बेटा ये सही है, ये गलत है, या फिर सही और गलत की डेफिनेशन अगेन इट्स ए वेरी वास्ट टॉपिक, बट ये चीज़ करने से आप अपने को प्रोटेक्ट रखोगे उस मार्ग पे जाने के लिए जो लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, विच इज बिकम ए बिलियनियर, become multi-billionaire, because that is something which you want, but at the end of the day खाना तो वही रोटी भी है, और जिस स्टेज में हम आते हैं उसमें वो एक रोटी भी वेट बढ़ाना शुरू कर देता है, बिकॉज जब तक आप उस पोजीशन पर पहुंचते हो तब तक शायद वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खत्म हो चुका होता है, आपका बाकी चीज़ें काम करनी बंद करने शुरू धीरे धीरे, बिकॉज एज फैक्टर आपको लेना शुरू कर देता है। तो जिस समय आप जाएं तो लोग आपके नाम से आपको जाने की था, अदरवाइज लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने लोगों का नाम याद रहता है। कुछ ऐसा करके जाए कि कुछ टाइम के बाद तक आपका नाम रहे, कुछ ऐसी चीज़ बना के जाए, लोगों की जीविका अनेबल करके जाएं, लोगों के लिए हज़ारों परिवारों को जॉब दे के जाएँ, वो आपके नाम के साथ एसोसिएटेड रहें, कुछ ऐसा करें उनके लिए कि उनके परिवार भी हमेशा जब भी कभी आपका नाम आए या आपकी कभी जाने के बाद बरसी आए तो याद करें कि हाँ किसी ने कोई था। अदरवाइज लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने लोग याद रखते हैं उस जर्नी में, जब तक जो लोग साथ होते हैं परिवार के, उसके अलावा कोई याद नहीं रखता, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो कब कर रहे हैं आप लॉन्च अपनी बुक? मैंने डिसाइड तो बेटे के बर्थडे के दिन के लिए किया है। अच्छा, 9 फरवरी 2024 के लिए। अच्छा, बट लेट्स सी, ये सब चीज़ें बिल्कुल कवर पेज और बाकी चीज़ें रेडी हैं, कंटेंट रेडी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो प्लस माइनस चल रही हैं, एंड आई होप अगर बीच में कोई प्लस माइनस चीज़ें नहीं आते हैं तो आई शुड बी एबल टू लॉन्च इट ऑन माई बेटे के बर्थडे पे, which is in the Feb. Yeah. Okay, so basically what that book covers is your biography, and then whatever learnings and experience that you had in your life, you want to spread it out to a lot of young entrepreneurs as well as who are currently successful running their businesses. और केवल बिजनेस नहीं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, अलाइनमेंट कैसे है। अलाइनमेंट स्टार्ट से टेम्परेरी नहीं कि मेरे आज जीवन में एक प्रॉब्लम आई कि आज मेरी जॉब नहीं है, तो बस मैंने फटाफट कुछ लाल किताब पे उपाय किए और जो है मुझे जॉब मिल गई। जॉब मिल गई, गुड, वो जो उपाय किए वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। वो उपाय नहीं, जिस चीज को ठीक करने के लिए वो आपने उपाय किए, आपने एक तरीका अपनाया। एक गोल को रीच करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, वो तरीका था केवल एक छोटा सा उपाय। उस उपाय को अभी केवल उस उपाय ने आपको एक रास्ता दिखा दिया कि हाँ ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो जिंदगी में मैटर करते हैं मोर देन कि आपके एफर्ट्स है। एफर्ट हर कोई करना चाहता है, निकम्मा काम चोर कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जो अलाइनमेंट है उसके साथ का, स्टार्स के साथ का अलाइनमेंट भूल जाइए। स्टार्स का अलाइनमेंट केवल यूज कीजिए ताकि आपका माइंड डाइग्रेस या डाइवर्ट ना हो। नेगेटिव जब थॉट्स आते हैं या नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव दिलाती हैं, उसको बैलेंस करने के लिए। बट अल्टीमेटली अलाइनमेंट आपको किसके साथ करना है? भगवान के साथ में करना है। आपको किसके साथ में अपने आप को समझना है कि जो मैं आज कमा रहा हूँ या जो मेरी अर्निंग्स हैं या जो मेरे पास वेल्थ है, वो मैं केवल उसका एक यूजर हूँ, ना वो मेरी थी, ना वो मेरी है, ना मेरे साथ हमेशा रहेगी। राइट। आज है तो मैं उसको भोग रहा हूँ, कल नहीं होगी, या मैं उसको साथ तो लेके जाने सरा। कोई भी जिस समय चिता में आग लगाई जाती है उस समय नोटों के धीरे पे नहीं लगाई जाती है, उस समय वही लकड़ियाँ होनी है 5 टन, उसी में आग लगनी है। वो गरीब भी वही उसी आग में जाना है, मरने के बाद में उसी गंगा में वो गरीब को भी प्रभावित होना है, आपको भी प्रभावित होना है। तो जो ये बीच का जो जर्नी है कि जिस समय मेरे पास वेल्थ है मैंने उसको भोगा, मैंने उससे अपने आप को प्रसन्नचित्त किया, यदि वो नहीं भी थी और यदि नहीं भी रहेगी तो भी मैं प्रसन्नचित्त हूँ। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू द गॉड कि उसने मुझे अनेबल किया, मैं ये कर पाया, उसने मुझे अनेबल किया, मैं उस चीज़ को भोग कर पाया, उसने मुझे अनेबल किया कि मैं हजारों परिवारों की जीविका या आजीविका का साधन बन सका। मैंने एक
चीज़ क्रिएट करी जिसकी वजह से मुझे बाद में जाना जाए, पीढ़ियों के बाद तो नहीं, मे बी कुछ टाइम के लिए जाना जाए, तो केवल आपका जीवन वहीं तक है, लेकिन जाते समय केवल आपके कर्मास आपके साथ रहेंगे, बाकी कोई साथ नहीं रहेगा, ना कोई सखा, ना बंधु, ना आपके पैसे, ना कुछ। वो जो जाएंगे, आपके कर्म जो आपने अर्जित किए हैं, चाहे अच्छे तरीके से कमा के या बुरे तरीके से, वही साथ जाएंगे, वही आपके अगले जन्म के कारक बनेंगे, वही आपके लिए डिपेंड करेगा कि आप अगला जन्म जब लेते हो तो एक वेल्दी परिवार में लेते हो या एक गरीब और असमृद्ध परिवार में जन्म लेते हो, वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी। सो डॉक्टर मित्तल, मतलब जितनी आपकी और मेरी भी डिस्कशन हुई है उसमें मतलब मैंने ये समझा है कि दैट आप spiritually you're quite aligned and you have a lot of knowledge. तो जो मैं देखता हूँ आज की डेट में बहुत सारे वास्तु साइंटिस्ट हैं, जो कोई कुछ बोलता है, किसी का मानना कुछ और है। अब लेटली कोई मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें किसी ने बोला कि आपके घर में मंदिर अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। क्या आप ऐसा मानते हो? मंदिर क्या नहीं होना चाहिए? मंदिर घर में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मंदिर घर में होना ही नहीं चाहिए। वास्तु क्या है? इससे फ्लो ऑफ एनर्जी, अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी, उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आपका नॉर्थ ईस्ट लाइट होना चाहिए, साउथ भारी होना चाहिए, साउथ ऊपर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए। पानी का स्रोत नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ का एरिया आपका डेथ का एरिया माना जाता है, वेस्ट वाली साइड पे जो है वहाँ से एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होनी चाहिए। जो चाय आ रही है वो आपके अंदर घर में रहे तो वो एरिया बंद हो, हैवी हो। ये डायरेक्शंस हैं और एक एनर्जी फ्लो है। ह्यूमन बॉडी क्या है? एनर्जी। उस पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। जैसे आप कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसी तरह से आप कहते हैं जैसे जिस आवरण और जिस वेशभूषा और जिस आप साथ में जिन लोगों के साथ में रहोगे, आपको उन्हीं का आचरण और आपको उन्हीं की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करते हो। उसी चीज़ का एक प्रभाव ये है कि जब आप वास्तु अलाइन है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि आपका सूर्य पूरब से ईस्ट से निकलता है, तो जब ईस्ट से निकलता है तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, विच इज़ अ साइन ऑफ लाइफ। साउथ मीन्स डेथ। तो जो अगर पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करना है आपका, अगर पॉजिटिव ईस्ट के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे यदि आप सूर्य से वो एनर्जी ले रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव फील करेंगे। यदि आपको किसी ब्लैक घर में बंद कर दिया जाए, बिल्कुल डार्क में रख दिया जाए, अंधेरा हो, जहाँ पर कुछ ना हो, तो कुछ टाइम के बाद आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। रात में जब चंद्र ग्रहण आता है या सूर्य ग्रहण आते हैं, इस मतलब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आता है, तो क्यों माना जाता है कि उस समय आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो गई और जो है उसमें कीटाणु आने शुरू हो गए। तो वो जब तक सूर्य इज लाइफ, दैट एनर्जी, तो वो एनर्जी फ्लो का बैलेंसिंग है वास्तु। हम लोग क्या हो गए हैं आज की डेट में, पढ़ लिखने के बाद में हमें बेसिक कर्मकांड और जो बेसिक जो एक प्रिंसिपल्स है उनको भूल के हमने क्या करना शुरू कर दिया है। हमें चाहिए सिर दर्द हुआ डिस्पिन खा लो, बुखार हुआ कॉम्बीफ्लेम खा लो। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मतलब मेडिसिन का जो भी सॉल्ट हो, बट नाम मैंने लिए। ये जो पुड़िया वाला जो इलाज हो गया है कि बस जब आई तो तुरंत खा लो, कि हमारे पास टाइम नहीं है। कौन सी चीज़ के टाइम नहीं है? जिन चीज़ों को हम लाइक नहीं करते उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जो चीज़ें हम लाइक करते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, 24 घंटे की वजह 36 घंटे भी हैं। तो जो पुड़िया वाला सिस्टम हो गया है कि बस कुछ हुआ तो जल्दी से पुड़िया खा लो और सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे करना है हम उस पर नहीं बात कर रहे। तो जो वास्तु वाले पार्ट पे जो सो कॉल्ड लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि बस ये ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप एक सिंगल डे पे खाना खा के जिंदगी भर के लिए आपने ईंधन भर लिया? क्या आपने कोई यूरेनियम खा लिया है कि जो जिंदगी भर वो 34 साल तक, 35 साल या 50 साल तक आपको एनर्जी देता रहेगा? तो इससे कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर के अंदर आप जब जाते हैं तो आप एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं। आप वहाँ ये नहीं सोचेंगे भगवान इसकी 2 आँख खोल दी, भले मेरी 1 आँख खोल दियो। आप क्या कहते हैं, भगवान मैंने जो किया, मेरे से जो गलती हुई, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और वहाँ पे जो इस थॉट प्रोसेस के साथ जो वहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो आपकी बॉडी पे पॉजिटिविटी लेके आता है। जब वो पॉजिटिविटी आप ग्रहण करते हो तो उसका इम्पैक्ट कुछ टाइम के लिए रहता है। जब दोबारा मंदिर जाते हो तो वो इम्पैक्ट वापस मिल जाता है। तो इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस, बिकॉज जिस नेगेटिव एनवायरनमेंट में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर रोज हर तरीके के लोगों से मिलके, हर बाहर निकलते हुए, भीतर निकलते हुए आप दुनिया भर के नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी से मिल रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है उसको आप नेगेट करने के लिए मंदिर चले जाते हैं। अब कोई कहता है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर अगर आपके अंदर घर में है
तो जो घर का जो एटमॉस्फेयर है, आप उसको एक क्यों कहते हैं, कुछ लोग क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है जो लोग नहीं समझते। घर के अंदर सारी तरीके की चीज़ें हैं। आप गृहस्थ जीवन भी जी रहे हो, आप झगड़ा भी कर रहे हो, आपकी अनबन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आप नेगेटिव एनर्जी दे भी रहे हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी किसको दे रहे हो, मंदिर को। तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर वहाँ पे आपने कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो करके उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखा, तो जो पॉजिटिव एनर्जी मंदिर से आपको जनरेट हो रही है, देवी देवताओं की प्रेजेंस से, और एक फियर जो आपके अंदर कि किसी का नेगेटिव ना करूँ और किसी से मेरा मतलब मैं किसी के लिए बुरा ना करूँ, वो जो एक फियर है घर के अंदर भी, चाहे वो झगड़ना हो, बच्चों पे चीखना हो, चिल्लाना हो, किसी का अनादर करना हो, जब वो सामने दिखते हैं तो आपके हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं, भगवान गलती हो गई। तो जो क्षमा की भावना है, जो एक फियर है कि हाँ बॉस मैंने ये कर दिया, भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो मंदिर में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो आप मंदिर को पॉजिटिव देने के बजाय नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हो, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो तो उसका मल्टीप्लाई होगी, तो वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। तो सबसे चीज़ ये नहीं कि मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, अपने रेगुलर स्थान पर होना चाहिए, बट उसके प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हुए कि आप मंदिर वाले साइड पे आप जाके कि बेडरूम में अपने मंदिर बना दिया, क्योंकि बेडरूम में आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो तो वो नेगेटिव एनर्जी ग्रहण करेगा, जितनी नेगेटिव एनर्जी ग्रहण करेगा उतनी नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा। मंदिर का पर्पज़ है कि आप पॉजिटिविटी के साथ में जाएं, पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाएं, उसको मल्टीप्लाई करें और इनहेल करें ताकि आप पॉजिटिव रहें। तो वो पर्पज़ है मंदिर में। मंदिर होना चाहिए घर में, एक फियर इनकलकेट करने के लिए होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, पूजा विधान के अनुसार होनी चाहिए, ताकि विधान और पूजा कर्मकांड बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि निराकार पे आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन का माइंड 10, 20, 30 सेकंड से ऊपर किसी चीज़ पर फोकस करना बहुत मुश्किल काम है। जब आपके सामने साकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी की मूर्ति होती है, तो आप वापस से बार बार जब भी कोई थॉट प्रोसेस में मंत्र, जाप, चेंट्स वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो आपका ध्यान जाता है वहाँ पे मंदिर पे मूर्ति पे, तो फिर वापस से आप अलाइनमेंट पे आ जाते हो। तो वो धीरे धीरे करके वो रेगुलर बेसिस पे करना होता है। जब यदि मंदिर नहीं होगा घर में तो मान के चलिए कि आपके घर के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी का वास है। दूसरा डॉक्टर मित्तल, मैंने मतलब ऐसा भी देखा है, और क्योंकि मैं भी लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरे ख्याल से जो 30 इयर्स एंड बिलो है उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता जा रहा है। मतलब आई मीन वो मेडिकल साइंस में तो ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट ये जो बाकी सारी चीज़ें वो उसमें इतना यकीन रखते नहीं है। आई मीन पीपल हु आर बिलो 30, और अगर मैं बोलूँ जो बिल्कुल टीनेजर्स हैं या जेन ज़ी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पर सब लोगों का जो है ना थॉट प्रोसेस वो धीरे धीरे ये चेंज होते जा रहा है? संस्कारों पर डिपेंड करता है। जिसके घर में जो चीज़ देखता है इंसान, बच्चा, देखिए जब बच्चा होता है तो संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माता पिता, स्कूल और जो उनके साथ में लोग एसोसिएट होते हैं। जब आपके घर में वो संस्कार आप देखते हो, उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट देखते हो, तो संस्कार आते जाते हैं। जब आपकी संगत ऐसे वाले लोगों के साथ होने से जाते हैं जो बिल्कुल ही वेस्टर्नाइज मोड में जाना शुरू कर देते हैं, तो आपको लगता है कि यार ऐश करो, खा लो, पियो, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। हो सकता है आपको सीसीटीवी ना देख रहा हो, बट वो जो उसका सीसीटीवी है, उसका जो सैटेलाइट है, उसका जो अपर्चर है, वो तो आपके पूरा सब कुछ भेजे हुए हैं। तो उस सीसीटीवी के बारे में सोचो कि वो सीसीटीवी से आप नहीं बच सकते। ये वाले सीसीटीवी और कौन क्या देख रहा है क्या नहीं कर रहा भूल जाओ। ये तो फिजिकल फॉर्म में है, आज है कल नहीं है। शोबिज आज है कल नहीं है, गरीबी आज है, अमीरी आज है कल नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट साइनोसाइडल कर्व। आज जो चीज ऊपर गई है वो नीचे आएगी, ये बिल्कुल क्लियर है, बैलेंसिंग है। अदरवाइज अगर ये बैलेंसिंग भगवान ने खत्म कर दिया, भगवान ने पृथ्वी बनाई इसलिए। भाई मेडिकल साइंस, आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, मेडिकल साइंस पर बिलीव करते हैं क्या? आज की डेट में डार्विन थ्योरी और उसके अलावा कोई ये बता पाया कि नाक यहीं क्यों बनी, पेट पे क्यों नहीं लगाई? पेट क्यों बनाया? ना बनाता पेट ही भगवान
पेट नहीं बनाता तो ये सारे तामझाम क्यों करने पड़ते? जिस चीज में आप आज सोच नहीं सकते, उससे पहले क्रिएटर है बैठा हुआ, उसने बहुत दिमाग से बनाया हुआ है ये। उसे पता है कि आपसे क्या सिन कराने हैं, क्या पाप कराने हैं, और आपको इस पृथ्वी पर वापस से आवागमन में कैसे खेल खिलाना है। क्या कोई साइंस के पास जवाब है कि आंखें दो ही क्यों हुई, एक क्यों नहीं हुई, यहाँ पे क्यों नहीं लगा दी बीच में, कान दो क्यों बनाए, एक ही क्यों नहीं बनाया, बीच में पेट पे क्यों नहीं लगा दिया, पेट क्यों बनाया? अगर पेट ही नहीं होता तो पापी पेट का सवाल ही नहीं होता। तो मुसीबत तो यही है ना कि जो चीज़ हम देख रहे हैं हम उसको सत्य मान ले रहे हैं, जो चीज़ हमने देखी नहीं हम उसको सोचते हैं ये फिक्शन है। एक्चुअली जो चीज़ हम प्रूव नहीं कर पाए वो हमारी अज्ञानता है, हमारी इग्नोरेंस है। हमें नहीं पता कि वो चीज़ सत्य है नहीं है। जो चीज़ हम प्रूव कर पाए लैब में और आपस में बात करते हुए, हमने उसे मान लिया वो सत्य है। बट सत्य आपको जितना पता है, आपको कितना पता है? सत्य जिस चीज को आप मान रहे हो आपको उस बारे में कितना पता है? आप अपने आप को ज्ञानी पंडित मान रहे हो, आपको तो कुछ भी नहीं पता। दिमाग के अंदर इतने हजारों करोड़ न्यूरॉन्स फायर होते हैं, आपको पता है कि न्यूरॉन्स इतने सारे क्यों बने? दिल के अंदर 4 चैम्बर क्यों बनाए भगवान ने? 3 चैम्बर क्यों बनाए या 4 चैम्बर क्यों बनाए? क्यों बनाए इस तरीके की इमोशंस? ना बनाता दिल, ना बनाता दिमाग, ना बनाते पेट, तो ये सारी दुनिया में कुछ होता ही क्या? करेक्ट। तो मेडिकल साइंस से या सो कॉल्ड साइंटिफिक रीजन से आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। हमारा क्या है कि हम उस चीज़ को अडम्बर और ये सब चीज़ें कह के उस चीज़ से अपने आप को खुश रख लेते हैं कि बस ये तो बेवकूफ़ है, ये तो ये है, हमें खुशी मिल गई उससे। वो है या नहीं है, लेकिन आपने अपने कर्म बांध लिए। वो है, उसका समय खराब था इसलिए आप उसे बेवकूफ़ बोल रहे हो। जब आपका समय खराब होगा तो आपको कौन बेवकूफ़ बोलेगा? ऊपर बैठा वो ये सोच रहा है कि ये इसको बेवकूफ़ बोला, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो ये, इसे कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सत्य है उस चीज़ को जानना जरूरी है। जो कहने वाला है, करवाने वाला है, कहने वाला है, सब दिवन है। तो वो जो एज है, जो नई साइंटिफिक वाली बात है, इन बच्चों की एजुकेशन से, उन बच्चों के कर्मकांड से, उनके जो ये सब चीज़ें, उनमें वो सब चीज़ों का अभाव है। उनको यही नहीं पता कि जो, और एक और चीज़ है इसमें, जो ये पाश्चात्य साइंस, पाश्चात्य जीवन शैली ने हमारा जो जीवन बर्बाद कर दिया है, उसमें ना उन्होंने हमारे को अध्यात्म वाली साइड पे छोड़ा और ना ही उन्होंने हमारे को बिल्कुल वेस्टर्न शैली पे छोड़ा। ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया नई जनरेशन को, जिसके अंदर ना वो उसको सत्य मान सकता, ना इसको सत्य मान सकता। जो जीवन के, जो हमारी वाली जनरेशन है, इससे जो पहली वाली जनरेशन हमारे माता पिता हैं, इसके अलावा नई जनरेशन में कितने त्योहार हैं, कितने हिंदी के कैलेंडर मंथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी तिथि है, क्या है। अब हमारी जनरेशन और हमारी जनरेशन की बात तो बिल्कुल भूल जाओ, बस हमारे माता पिता की जनरेशन तक तो वो सीमित था। अब वो सब चीज़ भूल के आज की डेट में क्या हो गया है किसी को पता नहीं। बस चाहिए क्या, जिस समय कोई प्रॉब्लम हो जाए उस समय पुड़िया दे दो, बस वो पुड़िया जो है वो मैजिक कर दे। उनको क्या देखना है इस साइंस के बजाय? जब आप तंत्र मंत्र और यंत्र की बात करते हो, भैया मैजिक दिखा दे। लाइफ इज नॉट मैजिक। जो कर्म कर रहे हो, जितने साल में किए हैं, उसका प्रतिफल भी तो उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपने उन साइंस को, तंत्र विद्या को यूज करके अपने आप को उन चीजों से करना शुरू कर दिया, तो तंत्र विद्या मतलब क्या है कि आप आग से खेल रहे हैं। जो चीज डेस्टाइन नहीं थी, आप उसके अगेंस्ट में, नेचर के अगेंस्ट में जाके उससे खेल रहे हो, तो नेचर रिटेलिएट तो करेगी। जब वो नेचर रिटेलिएट करेगी तो किस फॉर्म में करेगी आपको नहीं पता। करेक्ट। तो ये जो नया वाला पार्ट है, इसके बजाय बच्चों को ये समझना जरूरी है कि लाइफ इज नॉट अबाउट पार्टी। पार्टी करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दारू नहीं पीनी है, दारू पीनी है आप पिए, लेकिन अपने उस लेवल तक पिए जिस समय आपका दिमाग ठिकाने में रहे, ठिकाने पे रहे। आप किसी से जाके झगड़े ना, किसी का बुरा ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी से अपने नेगेटिव कुरान ना बांधें। यदि आपको लगता है कि वो सिगरेट पीना, दारू पीना, पार्टी करना कूल है, सो कॉल्ड वर्ड कूल, व्हाट इज कूल यार? और वो कूल किसको दिखाना है? कौन सा कूल? व्हाई टू बिकम कूल? हॉट का ही जमाना है, यू हैव टू बी हॉट ओनली। अब वो हॉट होने के लिए जरूरी नहीं आपको कूल होना जरूरी है, आप रहो बैलेंस्ड। आपने, मैं ये नहीं कह रहा आपने सब चीज ट्राई करके देख लो, लेकिन किसी को दिमाग पे सिर पे चढ़ने मत देना, ना आदत बनाना, ना कभी किसी चीज को एक रूटीन में ला के देना कि बस मेरे को तो टेंशन है इसलिए मैं दारू पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। आपने पिया, टेस्ट करके देख लिया, लेकिन आदत ना बनाओ।
चलिए मैं a lot of my viewers are fitness enthusiast, Dr. Mittal. So I have to ask this question. What do you do for fitness? सो अब यहाँ पे भी एक चीज बोलूँगा, फिटनेस के लिए अभी आई यूज टू बी डूइंग द जिम, मतलब उसमें मैं ट्रेडमिल, दौड़ना, व्यायाम करना, मतलब मेरे से कभी योगा तो ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन आई यूज टू रन, आई यूज टू डू वेट ट्रेनिंग ऑल्सो, दोनों चीज़ें मैंने की हैं। लेकिन आजकल फिर बंद हो रखा है, वेट फिर बढ़ना शुरू हो गया है। फिर अगेन मैं देखता हूँ तो वो सितारों का खेल है, वीनस हाई हो रखा है, गुरु हाई हो रखा है, वेट बढ़ना है, लाजमी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें सब कुछ जानते करते हुए भी, बिकॉज ऑफ द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अपने आप को उस डायरेक्शन में चाहते हुए भी नहीं कर पाते हो। आजकल वही सिचुएशन रखी है, तो दोबारा से स्टार्स का अलाइनमेंट करता हूँ, दोबारा से वापस से जब तक जीना है, किसी के आश्रय नहीं जीना, लाठी पकड़ के नहीं जाना। जिस दिन जाना है उस दिन शांति से, पीसफुली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को अलविदा कर दूँ। जी, ओके। Any last message that you want to give to our viewers? जिंदगी में किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना। जो हो रहा है वो आपका भाग्य है, आपके कर्मों का प्रतिफल है। अच्छा हुआ तो आपका, बुरा हुआ तो आपका रीज़न। आप जो देख रहे हो वो जरूरी नहीं है वो सत्य हो। सत्य की परिभाषा और सत्य को जानने के लिए अपने आप को वो जीवन में, जिस समय आप स्पिरिचुअल लाइन कर लेते हो तो आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाती है कि जिस चीज़ को मैं सत्य मानता था वो मिथ्या था, जिस चीज़ को मैं मिथ्या मानता हूँ वो सत्य है। और ये जो एक अलाइनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में आप ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। 2.5 किलो से पैदा हुए थे, 70-80 किलो के जाएंगे। उस समय भी आपके साथ कोई नहीं था, जाते समय भी कोई नहीं होगा। उस दिन लोग रोते हैं, ना कोई याद करता, ना उससे पहले आपने अच्छा किया बुरा किया, केवल वो ही कर्म आपके लोगों को याद रहेंगे जाते रहने के बाद में। तो इसलिए ट्राई करें, अपने को स्पिरिचुअल लाइन करें, कर्मास अपना पाथ जो चुने वो ऐसा चुने कि सबके लिए भरे वाला हो, लेने की इच्छा की बजाय देने की इच्छा रखें। ये एक मेरा मैसेज है और मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस दिन तक मैं जीवित हूँ उस दिन तक मेरा हाथ हमेशा देने वाली साइड पे हो, लेने वाली साइड पे कभी ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इतना टाइम आपने दिया, और एक मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस टू I mean, after today I will also see whatever changes that I can do in my life, but I think one thing is very very important, that you're in this world to work on some social welfare, and जो आप चल रहे हो वो चलाने वाला कोई और आपको लगता है कि it's you who doing the stuff, but I think उसके पीछे कोई और एक पावर है जो आपकी गाइडिंग फोर्स है। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे को दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस वीडियो के माध्यम से यदि कुछ लोग इस चीज़ को, इस लेसन को सीख पाए, अपनी ज़िंदगी में वो ये चीज़ों का चेंज ला के दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर पाए, तो मेरा आज का आपके साथ का जो इंटरेक्शन है, आई थिंक आई मेड द डे। या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।